मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा रघुरामन, मीता पंडित, सुधीर चंद्र, मित्रों, रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आज शाम आपका स्वागत है। आज बहुत सारी और चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि चुनाव तक हो रहा है और उसके बावजूद आप यहाँ हैं, इसके लिए बहुत कृतज्ञता। लेकिन चाय और समोसे में ज़्यादा वक्त लग जाता है और लोग वहाँ इतने विलम्ब जाते हैं कि हमारा कार्यक्रम फिर देर से शुरू होता है। इसलिए हम लोग इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या आपको चाय और समोसे में पहले उलझाना उचित है, ताकि इसको बंद कर दिया जाए। आप काफी समोसे और चाय पी चुके हैं, तो अब बिना उसके भी चलेगा। आखिर हमारी शोहरत इतनी कम तो नहीं हो सकती। ये आर्ट मैटर्स का 91वां सत्र है और ये आसान नहीं है कि हम इतने सालों से इस पर अड़े हुए हैं। इसके पीछे एक शायद भोला सा विश्वास है कि कला संबंधी बहुत सारे मुद्दों पर कहने, सोचने, समझने को बाकी है और बहुत सारे लोग इसमें रुचि लेंगे। तो हमको कभी श्रोता वर्ग की कमी महसूस नहीं होती। कम ज्यादा होती रहती है तो वो तो आजकल तो सौभाग्य से कम ज्यादा राजनेताओं के सम्मेलनों में भीड़ कम हो रही है। इसको लेकर बड़ा रोना रोया जा रहा है। पर बहरहाल आज का विषय है म्यूजिक एज मेमोरी। मेमोरी इज म्यूजिक, व्हाटएवर। म्यूजिक एज मेमोरी, यानी संगीत और स्मृति का क्या संबंध है। तो वैसे तो ये जो शीर्षक हैं ये बताएंगे। हमारे पास दो तो संगीतकार हैं, सुधा रघुरामन और मीता पंडित। एक संगीत वेत्ता हैं, इरफान और जुबेरी, और चौथे संगीत रसिक हैं। तो अब इससे अधिक और कौन हो सकता था जो इस विषय पर बात करे। भारतीय परंपरा जो संगीत की है वो वैसे ही, क्योंकि वो मौखिक परंपरा है, स्मृति पर ही आधारित है। यानी स्मृति से ही सिखाया जाता है और याद कराया जाता है और फिर उसी से आगे बढ़ा जाता है। दूसरी तरफ हर राग में उस राग की भी कोई स्मृतियां होती हैं जो तरह तरह के लोगों ने गाकर एक तरह से उसमें जमा कर दी होंगी या जमा होती रहती हैं। तीसरा, अक्सर जो बंदिशें हैं वो एक ऐसे समय की हैं जो समय अब हमारा नहीं है और फिर भी हमको संगीत के दौरान वो हमारा समय ही लगता है। तो ये स्मृति का एक तीसरा खेल भी है। चौथा ये है कि खुद संगीतकार गाते गाते कभी कहेंगे कि ये तान वहाँ अमीर खान साहब की है या इधर ये तान या ये, यानी गाते हुए भी वो याद करते हैं दूसरे संगीतकारों को। और आखिरी बात ये कि संगीत की जो संरचना है वो अपने आप में ट्रेजिक है। इस अर्थ में ट्रेजिक है कि एक सुर आया और गायब हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, एक साथ नहीं आते, वो एक के बाद एक आते हैं। और ये जो एक के बाद एक आना है, इसका मतलब जो पहले आया था वो गायब हो गया, फिर वो हम कैसे जोड़ते हैं।
तो हम स्वयं अपनी स्मृति को सक्रिय करते हैं, उसी से हम उन अलग अलग सुरों को यानी उपस्थित और अनुपस्थित सुरों को जोड़ पाते हैं। तो स्मृति का बड़ा खेल है। और आखिर में ये कि हम सबको संगीत याद ही तो रहता है, और ये याद करना ठीक वैसा नहीं है जैसा आपको कविता याद रहती है या नृत्य याद रहता है या और चीजें याद रहती हैं। संगीत की जो स्मृति है वो अपने आप में एक अद्भुत किस्म की स्मृति है। तो बहरहाल ये सब मुद्दे हैं। चूंकि मीता पंडित आजकल जो लोग, मेरे जिंदगी की बड़ी भारी आकांक्षा है मैं भी एक दिन पावर पॉइंट का कुछ करूं। अब मुझे ससरा आता ही नहीं, इतने व्याख्यान में देता हूँ, लोग तंग आ गए मुझे सुन ये सुन के। मेरा पहला है, मेरा पहला है। हाँ, तो अब पहला है तो इसलिए मैं उसको रुचि से देखूंगा, पर वो अंत में हो पाएगा इसी कारण, क्योंकि हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहरहाल हम शुरू करते हैं विद्वान जुबेरी से। वो आप जानते हैं यहाँ शास्त्रीय संगीत की बड़ी महफिल भी जमाते रहे हैं और बहुत सफल और सार्थक। और दूसरा ये कि वो रजा फाउंडेशन के लिए इन दिनों मल्लिकार्जुन मंसूर की जीवनी लिख रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि जल्दी ही पूरी होगी। वो हालांकि वादा करते रहते हैं कि होने वाली है। तो मैंने भी इंतज़ार करना ठीक समझा है अभी तक। तो फिर जब इंतज़ार काबू से बाहर हो जाएगा देखें क्या करना चाहिए। और बहरहाल इनको सार्वजनिक धमकी भी दे सकते हैं कि भाई अगर तो जी, जी, थैंक यू। Thank you so much, Ashok ji, for humoring me. And I publicly promise that before the year is out, you shall have the manuscript in your hands, and then whatever you deem fit. Thank you for inviting me for this wonderful panel, Music as Memory. I struggled with the title for quite a while, thinking about music and memory, then music, memory in music, then music as memory. So there's a lot of interesting themes which come up in that thought process. I'll be talking about 4 distinct aspects that I have dwelled a little bit about in this theme. The first is something which Ashok ji mentioned, the transmission of knowledge of our music and the unique way in which it is transmitted. जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसकी uniqueness we need to constantly foreground it, because I don't think that there is any other tradition in the world which is taught like this, in which both the faculties, the oral faculty and the oral faculty, both have to work in synchrony to try and imbibe as much as possible. The ustads encourage the disciple to imbibe and assimilate musical knowledge in order to further develop the senses of listening and reproducing it either by voice or by hand, depending on whether you are an instrumentalist or a vocalist. And whatever is taught is intended to be committed to memory first. Even to this date, most students who are learning on one-on-one Guru Shishya Parampara do not sit with notebooks and pens and pencil, and as the Guru is speaking they will be taking notes. That does not happen. It is first intended to be committed to memory first, and only later, as a byproduct if at all, then committed to writing. We go back and we reflect upon what was taught, and then we write the bandish or we write the notes, what was shared with us by our ustad. And this is very interesting because it re-emphasizes the ephemeral nature of our music. Like Ashok ji said, कि एक सुर आता है फिर वो लुप्त हो जाता है फिर दूसरा आता है, like that. So इसका the क्षणिक nature of our music is also something which the structure does not reveal itself all at once, but yet it is not a linear thing in which it is written sheet music. It will be happening in a pre-planned
script written kind of a manner. Within the overall framework, there is a lot of freedom. So it's kind of freedom within restraint. The bounds of grammar are a kind of a framework which help in guiding the disciple, the musician, the artist, and then the darje that you pass through from being a novice to a disciple to being a performing musician to then you also sort of transcend grammar. Recently we saw a wonderful documentary on Kumarji's life, and he was one of the examples of someone who was able to transcend a lot of rules that sort of mortals like us are bound by. So this oral transmission of knowledge within our musical tradition is very unique. And apart from being a unique feature of our music, this is interesting also because a lot of researchers have found that music is encoded in two parts of our memory. One is the semantic memory, which helps in meaning making, which is sort of inclined towards text. So a lot of our music, even instrumental music, stems a lot from vocal music. So the compositions form a bedrock in a sense. And in fact, since I'm working on Mansoor ji was someone who always said that bandish mein raag chupa hai, bandish ke jo sur hain उसी को ही expand करते जाओ and you will be able to expand and उसकी राग की बढ़त और विस्तार हो जाता है. So the semantic memory in which music is encoded is the memory which is helping us decode text and make meaning of things. The other part of our memory in which music is encoded is perceptual memory, which helps us at a much more base and emotive level to sort of experience things and make sense of melody and rhythm and put a kind of a coherent structure together in our mind. And this is something in which we, again, there's many levels of listening to music. And the most basic level, you're probably focusing much more on grammar as to which notes are there in which rag and things like that. And then as you progress, you're able to engage in what is called structural listening, where you are listening to the grammar, but you're also listening together of the whole holistic piece and the aesthetic that forms part of it. So music forms part of both these memories, the semantic as well as the perceptual. And in that sense, it's unique. And a number of recent neuroscience studies have also revealed that there is an area in our brain called the musical memory area, which is located in the center of the brain in such a way that when there is shrinkage of the brain, this area is the one which gets impacted the last. So even in degenerative conditions of the brain, the musical memory area sort of survives all the way till the end. And I've seen this a lot with elderly people, also with my mother, who towards the end had an onset of dementia, but she was able to remember all the songs of the films she had watched as a little girl and all the ghazals and thumris of Begum Akhtar and all of that. So, and although it was difficult for her to make sense of what was happening on a day-to-day basis. So this is something which Dr. Oliver Sacks has written a lot about in his wonderful book, which I recommend to everyone, called Musicophilia, in which he talks about this musical memory and the unique nature, or almost he calls it, as a neuroscientist, he calls music magical, because you can't make sense of the fact that people are losing sight of everything, they are losing sense of everything, but the musical memory remains. There's a beautiful film which you can see, it's called Alive Inside, which talks about this. The second aspect I wanted to talk about related to memory is anecdotes. And anecdotes form a very important part of the ecosystem of our music. And you know, whether during talim or during discussions about music or listening to older recordings and talking about legends of yesteryears, it's always anecdotes which sort of populate the conversation, pepper the conversation, make it more interesting.
Not only are these anecdotes enjoyable, but they also serve the function of filling important gaps in transmission of knowledge. Because the musical knowledge as it's being transmitted is so abstract in nature, you are literally trying to figure out the spaces within your throat when you are imbibing or learning music. So these anecdotes help you contextualize and make meaning of what is being said by the teachers, by the masters, by the legendary artists. And in many ways, they also inform us about the socio-cultural and the historical contexts that our music comes from. Without these kind of interesting anecdotes, it becomes very difficult for us to make sense of claims that, oh, our music is time immemorial and it's been coming from 5,000 years. This makes it a much more approachable, that one generation talks of its previous generation in terms of anecdotes. Like I realize now that as my hair are getting whiter, I talk a lot about my Guruji and what he used to say, Ustad Fahimuddin Dagar, because a lot of those things are now starting to make sense. So, but these conversations and these generational sort of referencing back to these important anecdotes sort of keep helping us in reminding that there is much more being transmitted than grammar, you know, of rhythm and of melody. And again, the abstract and ephemeral nature of our music makes it even more important to have anecdotes that help in emphasizing key aspects of the art form. Also, the act of narration of these anecdotes by subsequent generations often leads to a kind of a conflation of space and time. So many times we've heard the same anecdote but interchangeably with another person, you know. Oh no, this was not Kumarji, this was an anecdote about Mansoorji. Not about Mansoorji, but it was about Bhimsenji. So it's like a shifting of goalposts, but that's not something which we should be puzzled by. I think the core essence of the anecdote remains, whether you replace the name by another artist's name. Although one would like things to be as authentic and as reliable as possible, and we have an eminent historian among us, I think anecdotes present a lot of problem for historians as well, because of the difficulty in authenticating them, the difficulty of legitimizing them as evidence, so to say, while making an argument. But be that as it may, anecdotes are a very crucial part of our tradition, and they're pretty much here to stay. Yeah? The third thing I wanted to talk about is musical referencing. Something again Ashokji alluded to a little bit, that when we are listening to ragas sung by artists today, we are also thinking about how these ragas were interpreted by yesteryear musicians. And some ragas and some musicians end up developing such a close bond that they become the standard bearers and the landmarks. So the Marwa of Amir Khan Sahab, or the Bhoop of Kishoritai, or the Kalyan by Kumarji. There's so many of these landmark renditions which we cannot sort of let them slip by. When we are meditating upon Bhoop while doing Riyaz, there would be elements of what we have heard that would come in, and that is but natural. So ragas and compositions have of course acquired layers upon layers of discourse around them as generations have gone by, and every generation of musician adds to this discourse, referencing it further. So I would reference my guru, he would reference his guru. So it's like a nisbat ki chain, ek tarah se agar aap sochein usko, to ek nisbat ban jati hai, and you would keep referencing upwards in that chain. My Guruji, Padma Bhushan Ustad Fahimuddin Dagar Sahab, used to very often get very emotional while teaching. And once I was able to sort of summon up my courage and ask him, ki, what happens, why do you break down like this? Kya hota hai? And then he says ki, beta in suron se buzurgon ki sadaएं aati hain.
So that has this, I mean, if this is an anecdote, which it is, it has so many possibilities of looking at crucial aspects of our tradition. And for him to be remembering his father and his uncles going back to the late 19th century while teaching someone who is born in the 1980s, it sort of expands the musical universe laterally so much and makes you think about. So if you come back and remember these and think about these matters, they will keep unraveling important aspects of our tradition. At the same time, one has witnessed several great musicians of the previous generation, such as Yashwant Bua Joshi. In his performances, he would always reference the gaiki of his guru Jagannath Bua Purohit, and he would also imitate and show how Vaze Bua used to sing. So that he wove those musical references as part of his own mehfil. And there is a whole tradition of doing this. There's a lot of people who have done this, that, you know, this is how he used to sing, this is how they used to sing, to show these elements. There's a beautiful recording of Savani by Mansoor ji at the home of his dear friend R.H. Bengeri in Bombay, in which he says that Manji Kha Saab ka gana hai, and then someone from the audience prompts him, Pura. So he sings a couple of complete avartans like Manji Kha Saab used to sing. So those musical references form part of the performance itself, and that is crucial. And like I said, similarly, landmark renditions of ragas and recordings add to it, of course. They leave a strong imprint on the interpretation as well as the presentation of those ragas by musicians today. So, you know, when we think of these ragas, we are sort of heavily under the influence of the legacy imbued in these ragas and those compositions. The final thing I want to talk about is compositions and their relationship with memory. Compositions in Hindustani music, as well as I think, of course, Carnatic music, are on a variety of themes ranging from bhakti to shringar. But I want to talk about two kinds of compositions which I also learned from my Guruji, Talimi bandishein or Tarikhi bandishein. Compositions which have elements of talim embedded in them in the text, and compositions which give a reference to tarikh or kind of a historical reference from the time that they come from. You know, like Ashok ji said, that these compositions are coming from a time which is far removed from our time, and naturally they would also inform us of that time. So I will just quickly recite two bandishes and I'll finish. One is a Talimi bandish which was taught to me by Faimuddin Dagar Saab. It's a Drupad by Nayak Baiju, and he used to sing it in Bihag. Swara Tattva Gyan Jivan Mukti ko Roop Sadhe Tab Pave. Gyan ko Maram He Gunijan Suno Praman. He Sambodhan karte hain. He says, listen to me now, pay attention to what I am about to say. जीव चित्त फिरे तब पावक में प्रवेश करे, देह वायु को ले जाए ब्रह्म ग्रंथि कर समान, ताते उरद होवे नाभि निकट स्वच्छम ध्वनि. इट्स अ योगिक प्रैक्टिस. ताते आए हृदय स्थान, तब कंठ मध्य पूरन होए, सुर प्राण अपान वियान उदान समान, या विधि नाद प्रगट होए नायक बैजू गुरु ज्ञान. So much is assimilated into this Drupad of Pure Char Tuk ka Drupad hai, Asthai Antara Abhog and Samchari, and within it contains the principles of Nad Yog. It talks about you know, what needs to be transmitted when you are teaching music, and it also distills knowledge of several generations before him, and he presents it in 8 lines to you. You know, I mean, it's beautiful. And finally, as a Tarikhi bandish, I also again chose a pad by Nayak Baiju.
And it is beautiful also in the sense that the linguistic references here also show our syncretism beautifully. दशहरा मुबारक होए, तुमको संतत संपत और सहित समझाऊं, गीत गाए गाए आनंद बधाए, राजा राम रहस रहस कर गाऊं, लंका जीत राम घर आए, सीता मंगल मिल सखी सोहेला सुनाऊं. Now this is a song form which is associated with women, Sohela Sunau, and Nayak Baiju is saying this. Baiju Prabhu Gar Aaj Badhawa Bhakti Dan Var Paao. So I'll close with this. Thank you so much. Namaskar. In fact, I had requested Irfanji to not speak so well, but he could not maintain that. Anyhow, thank you Ashokji and Raza Foundation for having me and be part of this wonderful conversation. ना मुझे हिंदी अच्छी आती है, ना अंग्रेजी. What I know a little is music. But with my experience for over 3 decades, I'd like to talk about music as memory, my own memory, Guru. I'd like to talk about 3-4 aspects. Firstly, about the training that was given to me in the Guru Shishya Parampara format. My Guru, Sangeeta Bhushanam Sri O.V. Subramaniam, hailed from Tanjavur district, Tanjavur belt, which was extremely popular for Carnatic music, and there were so many great musicians who emerged from that Kaveri belt. Music was, he moved from Tanjavur to Delhi and was the principal of Shanmugananda Sangeeta Sabha and taught for almost 40 years and hence contributed immensely to the Carnatic music scene in Delhi. He lived in Karol Bagh. Music was reverberating in our house where he taught family members and several students. He was an orthodox man. He believed in his puja, his music, everything, right from 6 a.m. in the morning. The classes would start from 7 a.m. until 10 a.m. when he would finish his puja and have brunch. What we call now intermittent fasting, he did it then. He never let his ideologies interfere in others' lives. His training was of a very high order, and we maintained the Tanjavur Bani, the Tanjavur style of singing. I will talk about a little bit about what he taught and how he taught. For example, when we talk about the pedagogical aspects of Carnatic music, Swara comes right in the beginning. He called Shruti Mata Laya Pita. He said if you have Shruti and Laya in perfect harmony, then you've had it. So the Sargam, the Swara, is what he emphasized upon, and he कहते थे कि स्वरों को अपना बनाओ. Don't think it's a separate entity. That was the first lesson taught to us. I think that has remained in my mind even now. Whenever I take any Swara, I always remember that, what he told about the Sargam. The transference, oral transference of music
from my guru was of a very traditional method and of a high order. He believed in the pure form of music, especially in the gamakas, raga lakshanas, proper methodical way of rendering kritis with correct intonations, and would insist his disciples to follow a certain way of repeating sangadis. For example, Mahagadapatim Manasa Smaravi Mahagadapatim. The first line, the first variation should be repeated twice. First time to get it right, the second time to establish. So this is something which is very, very important for rendering a kriti, a composition, and Carnatic music is entirely dependent upon compositions, and compositions are innumerable and have been contributed by Trinity, Purandaradasa and many other Bhagyakaras. Mahagadapatim Manasa Smaravi Mahagadapatim Manasa Smaravi Mahagadapatim Manasa Smaravi Mahagadam. So second time also to repeat, so that repetitive phrases were taught. He made sure that we sang it at least twice. If I sang the third Sangadi, immediately he would say, stop. Are you having the train to catch? आपको कोई जल्दी तो नहीं है? आराम से गाओ, अपना बनाओ, and then start. This is what he would insist upon. He would not spare anyone, including me, for any sort of compromises. How it shaped up my music is because of these strict rules that he followed. He spoke about anecdotes. I would also like to add one or two here. When he taught a kriti of Shama Sastri, Shankari Shankuru Chandramukhi Akhilandeshwari on Devi during one of the Navaratri days, it's based on a raga called Saveri. Very beautiful raga, very difficult raga. The Arohana, Avarohana is, I was barely 14 or something. Sa re ma pa da sa. Sari da pa ma ga re sa, sari ma, sari ga re is allowed, but sari ga ma is not allowed. Shankari Shankuru Chandramukhi Akhilandeshwari Shankari Tava Magari Zanida Shankari Sari ma pa da sari tava magari zanida. I kept singing the Kalpana Swaras, like a dialogue with him, and he would encourage us how to, use permutations and combinations in the Kalpana Swaras, and I made a mistake there. That's it. He said, I make kheer with milk, sugar, rice, ghee, some nuts. But I think you add a little bit of hing into it. You add a little bit of hing, that's okay, it's up to you, it's fine, but that's not kheer then, right? So these memories, these things are instilled so very distinctly in my mind that every time I sang Saveri, this would be in my mind. And he would quote M.D. Ramanathan, the great stalwart. He used to sing Saveri Raga, Begada Raga so beautifully. Please listen to them. He encouraged us to listen to masters who explored the ragas to the fullest. When we talk about pedagogical aspects, we have Shruti, Laya, Swaram, voice culture, learn and listen, practice and perform, compositions, raga. I will take the alapana, that is the raga singing aspect, how we were taught and how it has stayed with me. He would show this. This is a bottle of water. I hope this is a bottle of water, and wherever you go in this world, it will remain a bottle of water, but in their own language they will name it. You sing a raga. Mohanam raga. You have to sing the way that everybody identifies that it is Mohanam. This will not be called an elephant in California. So
if you can sing the way that it is recognizable, and the raga lakshana and the structure of the raga, the delineation, everything is so very clear, only then the Mohanam raga comes to the full form. So these are little things that I wanted to share here. Manodharma Sangeetam is something very, very unique. He would often quote Alathur brothers, G. N. Balasubramaniam, Maharajapuram Vishwanatha Iyer. He was the direct disciple of Ponnaya Pillai, Tiger Varadacharya, Maharajapuram Vishwanatha Iyer, and how his gurus taught him the compositions and how it was transferred upon to us. And now I am trying, I think Mitaji will also agree that we are a few musicians who had this great fortune of being born into this traditional family of musicians, and we had the great opportunity of learning from masters on a one-to-one session, which we are trying our best to impart this kind of training, but it is difficult these days. However, we are trying to our best to teach this way. How a raga, when they are explored, the same raga, but with their own creative flair, sounded each time a little different. It may be the same raga. It's, if sung by any other musician, will sound a little different. That is because of their creative flair. Does not mean that we are going away from the classicism or we are going away from the grammar. One has to be able to balance both the training aspect, your own creative flair, and aesthetics. That is what is Raga Alapna. It's a journey. Kalyani, Ragam Kalyani could be sung very differently, because we have reference point from masters who have already sung and kept. We have nothing. We are nobody to even speak about a raga, because already the masters have sung it in so many beautiful ways. We are only trying our best to add a little bit color to the already sung ragas. One example is that M.D. Ramanathanji's approach to Kalyani. He would often say this, Nishadam. This Nishadam is very close to Sajjama. Three different approaches of Ni in different musicians. This is how M.D. Ramanathan would sing. Whereas Sheshagopalan sir would sing. OST sir will sing. Slightly less frequency than the. Every artist has their human tendency of approaching a note because they make it their own. That is what I feel. That is what my guru has taught me like this. So these are little things which come to my mind whenever I explore. So good things to be taken from other musicians. That's what my gurus always insisted. Alapana is sung just not by listening, but also by repeating the same phrases again and again and again and again, and by observing and finally internalizing. He would often say, Swaron ko padho mat, Swaron ko gao. Don't read swaras. Please sing the swaras. Make it your own. Paying attention to Sahitya was something very, very important for my guru, and we learnt it this way only. One composition taught in one class had to be sung in the next class without looking at the notes. We never had Google.com, GuruGoogle.com at that time, and never had recorders or anything that we could record now and take it back and come back. All we had was to learn, pay attention to the fullest in the classroom, take it back home, practice, come back and perform, sing and show them. This is something which has stayed with us, this generation. They won't even allow copy and pencil. Copy, nothing. Just this was the basic method of teaching us. He would sing a Tyagaraja Kirtana, often felt very, very emotional
after singing the Tyagaraja Kriti, because he would always say Rama Bhakti Samrajyam. He was the devotee of Rama, and every time he sang Rama Bhakti Samrajyam, Rama Bhakti Samrajyam, then he will end up crying. I would always ask him like how he did, and he would say that because my masters told me the meaning, so when I am singing, I am trying to visualize and understand the context with which Tyagaraja wrote this. Please learn the music, please learn the Sahitya, please learn the meaning of the Sahitya. Sahityam is very, very important. So these are the few things that he made sure that we all learned. Kanaka Durga shares the verse from Apastamba Dharma Sutra, which describes how learning takes place. This is very, very valid even now. A quarter from a guru, a quarter from your own intelligence, a quarter from fellow students, a quarter over a period of time. I think as a musician, I personally feel as you grow older, we try to internalize, because we also have been through both pain and happiness, and that reflects in our music. At that time, I never understood when my grandfather told me, my guru told me that jitna usme andar jaoge utna hi aur andar doobti jaoge. So this is what I personally feel now. I am able to understand this much better than that time. He would also say, you sing a program as though there is no tomorrow. You sing a program in a way that there is a clear balance between melody and rhythm. Don't over-concentrate on just the melody or just rhythmic aspects. You should combine it both in a very balanced manner and give your best. At the same time, respect your fellow artists who are accompanying you on the stage. These are values. This was more than a class for us. We learned life lessons. We learned so many other skills, and the way they asked us to respect other musicians, other gurus, other students was really, really commendable. Maintain stage decorum, as it will take you a long way. All these little things that come to my mind when I perform now, it is only because of my gurus and my learning from great masters. The gamakas, how they if you see this raga Shankarabharanam, Sari Gama Padani Sa Sari Da Pa Madari Sa, at least 7 variations of Madhyama I would teach. Sari Gama, Sari Gama, Sari Gama, Sari Gama, Sari Gama, Sari Gama, Pada Ni Sa Pa Ma. So all little ornamentations of the notes were taught to us. It is only by memory that we are able to remember, and his gurus, what he taught him, and generation by generation, it has been passed on to us, and I am extremely grateful for whatever I have been able to do, and thanks to my gurus, thanks to my fellow musicians, thanks to Ashok ji and all of you for putting up with me, for tolerating me. Thank you. मित्रों, सबसे पहले तो मैं सुधा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बड़े पशुपेश में था कि जिस तरह की बातें मैं करना चाहूँगा वो मैं सिर्फ हिंदी में कर सकता हूँ, अंग्रेज़ी में नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा था इनसे पूछ लूँगा कि आपको हिंदी में परेशानी तो नहीं होगी, तो वो जाहिर हो गया। अब मैं आराम से बोल सकता हूँ।
वरना बहुत ज़्यादा परेशानी होती। और ख़ास तौर से इरफान का भी धन्यवाद मुझे करना, इसलिए कि जो सैद्धांतिक पक्ष था, जो बहुत ज़रूरी था कि मैं जो बातें आपसे करना चाहूँगा उनका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, उसको औचित्य क्या है, इस तरह की किस्सा गोई का जो मैं करने जा रहा हूँ, तो वो सैद्धांतिक औचित्य इरफान ने इतनी अच्छी तरह आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने याद दिलाया कि मैं हिस्टोरियन हूँ। मेरी बदकिस्मती ये है कि हिस्टोरियंस एनेक्डोटल एविडेंस को एनेक्डोटल एविडेंस कह के बर्खास्त कर देते हैं। अब भाई मैं क्या बताऊं, किस किस को समझाता फिरूं कि एनेक्डोटल एविडेंस, उसके बगैर तुम क्या, एंड विच एविडेंस इज नॉट एनेक्डोटल। कि आर्काइव्स की आप फाइल्स पढ़ रहे हैं और चूंकि वाइसरॉय ने वो फाइल्स लिख दिए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के यहाँ से एक लेटर आ गया, तो वो एनेक्डोटल नहीं है। तो ये जो तो भैया तुमने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया इरफान। देखिए, यादों की बात तो ये है कि मैं बड़ी ईमानदारी से ये कहता हूँ, और ये स्मृति से जुड़ी बात है कि मैं विश्वास मुझे है कहीं, बिल्कुल उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, कि संगीत में अपनी माँ के पेट से सुनने लगा था। और भले ही मुझे साव रे का शऊर न हो, लेकिन मैं संगीत में जिस तरह रमता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण, संस्कृत के कवि और विद्वान, कहा करते थे कि बेटा जब हम मरण लगे तो गीता को पाठ मत करवइयो, उस्ताद भैया आज कहाँ सुनवइयो हमको। तो देखिए कि कोई ब्राह्मण, संस्कृत का विद्वान, संस्कृत का कवि कहे कि बेटा गीता का पाठ मत करवाना अंतिम समय, तो ऐसे संस्कार लेके पैदा हो गया। पंडित जी आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हो रहे हैं। तो देखिए, मैं 2 या 3 बातें आपके सामने किस्से सुनाना चाहूँगा। पहला किस्सा जो है उसका ये जो मीनिंग मेकिंग की बात हुई है उससे सीधा संबंध बनता है। मैं अपनी व्याख्या नहीं दूंगा, आप लोग सब गुणीजन हैं, विद्वान लोग हैं, विवेकशील हैं, तो आप समझ लेंगे कि इस किस्से का महत्व क्या है, अर्थ क्या है। आपातकाल के जमाने की बात है। सुंदरलाल संगीत, शंकरलाल संगीत सम्मेलन, पता नहीं क्यों मुझे अपना हॉस्टल याद आने लगा, सुंदरलाल। हाँ, शंकरलाल संगीत समारोह आप लोगों को याद होगा, पहले तो टेंट में हुआ करता था बंगाली मार्केट के पास, फिर वो मॉडर्न स्कूल के हॉल में चला गया, और फिर आखिर में जाके कमानी, अब पता नहीं कहाँ होता है। अच्छा जी, तो वो 3 दिन में एक दिन रविवार का होता था, तो रविवार को सुबह भी होती थी और शाम को भी होती थी। तो रविवार के सवेरे की सभा में पंडित भीमसेन जोशी का गायन हुआ। आप लोग फिर याद रखें कि आपातकाल में ये गायन हो रहा है। पंडित जी के गिने चुने राग हुआ करते थे, आप जान लेते थे कि भाई ये 9 बज रहे हैं तो अब तोड़ी तो सुनना ही सुनना है।
और हो नहीं सकता था कि उनकी दो तोड़ी एक सी हों, तो वो तोड़ी गा रहे हैं लेकिन आपको अद्भुत आनंद मिल रहा है और अलग तरह का आनंद मिल रहा है। सो पंडित जी ने तोड़ी सुनाई, लंबी तोड़ी सुनाई, और तोड़ी के बाद उन्होंने अपनी एक प्रिय पारंपरिक बंदिश सुनाई जो हम लोग न जाने कितनी बार पहले सुन चुके थे। बंदिश थी, आप परिचित होंगे, सोच समझ नादान। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना चाहे सोच समझ नादान। और जल्दी ही हमारी समझ में आने लगा कि ये वो बंदिश नहीं है जो हम अब तक सुनते आ रहे थे। वो हम नादानों से पूछ रहे थे कि इस नगरी में रहना चाहते हो जिस नगरी में दया धर्म नहीं, और दया और धर्म किस किस तरह से विकृत रूप में, वो दया धर्म, पंडित भीमसेन जोशी का वो जो गायन हुआ है आपातकाल के समय। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पंडित, और ये कहना नहीं चाहता, क्या वो गलत होगा अगर मैं ये कहूं कि पंडित भीमसेन जोशी कोई बड़े पॉलिटिकली अवेयर कमिटेड आदमी थे। वो कलाकार थे, संगीतकार थे, उन्हें इन चीजों से लेना देना नहीं था। जो भी सत्ता आई उसने उनको सम्मान दिया। इसके बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने हम लोगों को ये सुना दिया। अब सोचिए कि मीनिंग मेकिंग कैसे होती है। कब से लोग ये बंदिश सुनते रहे होंगे। ये अर्थ कभी किसी ने सोचा था? ये अर्थ पंडित भीमसेन जोशी को आपातकाल ने समझा दिया और पंडित भीमसेन जोशी के मार्फत हम समझ गए। तो देखिए, एक तो ये किस्सों का तो अंत नहीं, घड़ी साथ नहीं देगी, और ये बड़े इस मामले में अनुशासन कभी इनका शिथिल नहीं होता। तो ज्यादा किस्से तो नहीं सुना पाऊंगा। एक किस्सा आपको और सुनाता हूं जो, और इसके भी अर्थ महत्व पर मैं नहीं बिल्कुल विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप पर छोड़ दूंगा कि आप इस किस्से का अर्थ क्या लगाते हैं। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और कम्यूट करता था दिल्ली और अलीगढ़ के बीच में। तो अब जिस आदमी को 5 घंटे रेल में बिताने हैं दिन में, वो अगर हिंदुस्तानी यात्रियों की तरह बगल वालों से बात करने लगे तो उसके तो 5 घंटे ज़ाया हो गए। सो मेरा यह नियम था, मेरे पास ओलिवर्टी टाइपराइटर था पोर्टेबल, तो मैं बैठते ही अपना ओलिवर्टी खोल लेता था और काम करने लगता था। और मेरी कोशिश होती थी कि वो जो AC सेकंड टियर के साइड की बर्थ होती है, जो उठा दो तो एक सामने और एक इधर, कि वो मिल जाए तो आराम से बैठ के काम करूंगा। अलीगढ़ में मैं बैठा और ओलिवर्टी खोल रहा था कि मुझे लगा कि अरे सामने जो व्यक्ति है ये तो पहचानना चाह रहा है। कनखियों से फिर देखा, चूंकि गौर से देखो तो डर है कि बातचीत न शुरू हो जाए। कनखियों से देखा तो साथ शराफत हुसैन का। अब ओलिवर्टी तो जाहिर है कि वो नहीं खुल सकता था। पशुपेश मन में ये कि खान साहब से बात की कोशिश करूं, इनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कहेंगे जबरदस्ती। 2-3 मिनट सोचा और फिर मन में ये आया कि नहीं, खान साहब प्रसन्न होंगे अगर मैं खड़ा हुआ और मैंने खान साहब को आधा बरस किया झुक के।
तो खान साहब बोले आधा बस तशरीफ रखिए, आपको पहचाना नहीं। तो मैंने कहा खान साहब आप भी गजब करती हैं, नाचीज को आप कहाँ से पहचानेंगे? अब भाई आपका इसमें शरीफ क्या है, कुछ तो अपना तारुफ कराइए। तो मैंने कहा कि खान साहब नाचीज को सुधीर चंद्र कहते हैं और मुदर्रिस हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हाँ तो आप प्रोफेसर हैं? तो मैंने कहा कि जी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो इस तरह बात शुरू हुई। अब मेरे मन में एक एजेंडा था, तो वो एजेंडा मेरे पिता कहा करते थे कि बेटा गवैया तो दो ही हैं हमाइया, पंडितों का ना ठाकुर और फैयाज खां। अब पंडितों का ना ठाकुर को मैं लाइव सुन चुका था और खान साहब को जाहिर है रिकॉर्डिंग 48 में तो वो चले ही गए। तो मुझे ये था कि मेरे पिताजी ये जो बात करती हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। उनका ना ठाकुर और फैयाज खां की तुलना कम से कम मैं नहीं कर सकता। सो मैं बात को घुमा के ले आया और कहा कि खान साहब वालिद हुजूर का ये कहना है, लेकिन मुझे ये बात कुछ जचती नहीं। तो बोले देखिए आप ये ना सोचिएगा कि मैं अपने उस्ताद की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूं। खान साहब और वो तो मौसीकी के समंदर थे, समंदर। मैंने कहा जी गालिबन आप समझ नहीं पा रहे समंदर से मेरी मुराद क्या है, मौसीकी के समंदर। मैं कहा जी मैं थोड़ा बहुत तो समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे समझाएं तो और अच्छा रहेगा। बोले अब देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं, वो सब मैं काटे जा रहा हूँ। बोले कि ये मेरे दूर दराज के मामू लगते थे। एक बार अतरौली तशरीफ लाए, हमारे यहाँ ठहरे, तो गांव के कुछ बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा कि भैया फैयाज खां बड़ो नाव सुनो है तुम्हारा, कछु हमें सुनाओ। तो ने कहा काय ना है साहब, कल है जाए। तो कहा साहब तो भैया फैयाज खां कब आए? तो उन्होंने कोई वक्त तय कर लिया। तो शराफत हुसैन खान साहब मुझसे कहते हैं बुजुर्गों ने पीठ मोड़ी थी। मैंने कहा खान साहब ये क्या गजब कर रहे हैं, इनको तो सावर रे का शऊर नहीं है, इनको आप क्या सुनाएंगे, ये कुछ समझेंगे ही नहीं। उनका कि देखो भाई अब तो कह दिया है तो करना तो है ही। तो मैंने उनसे कहा खान साहब देखिए अब आप जो बज़िद हैं तो करिए जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन बराए करम आप कोई ख्याल बयाल और अलाप नूम तुम मत छेड़ दीजिएगा, तो कोई हल्की सी चीज सुनाइएगा। बोले दूसरे दिन लोग आए, बैठक शुरू हुई और खान साहब ने एक छोटा ख्याल छेड़ दिया। तो खान साहब जल्दी समझ गए कि ये लोगों की बात जम नहीं रही, तो उन्होंने छोटा ख्याल बीच में छोड़ के कोई और चीज शुरू की। लेकिन मैं तो आपसे अर्ज किया ना, सावर रे का शऊर नहीं उनको, खान साहब की एक मौसीकी क्या समझे। तो वो भी उनको नागवार गुजर रहा था लोगों को। तो खान साहब ने इशारा किया मुझे, फिर नाश्ते पानी का बंदोबस्त अब कराओ ये जल्दी। और फिर तबलजी से कहा कि 2 ठेका। और खान साहब ने एक बंदिश शुरू की। अब मैं बंदिश आपको सुना रहा हूं जो कि मुझे शराफत हुसैन खान साहब ने बताई। बोले खान साहब ने गाना शुरू किया
मधु आए बैठे गोरी के बुलाए बेकूं। मैंने कहा कि खान साहब ये मधु क्या होता है? अरे मधु आप नहीं जानते? मधु माने बेवकूफ। फिर उनको लगा कि बात में दम नहीं आया, मधु का जो अर्थ है वो अभी बाकी बचा है। मधु माने बेवकूफ, चूतिया। मैंने कहा जी। बीवी से तकरार हो गई, बीवी रूठ के मैके चली गई। अब मधु से रहा नहीं जा रहा है बीवी के बगैर, तो बीवी को मनाने ससुराल चले गए। तो आप समझ गए ये क्या? मधु आए बैठे गोरी के बुलाए बेकूं। मैं कहा जी समझ में आ गया। अब खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, रूठी हुई बीवी को लेने के लिए गए हैं। तो अब आगे आप सुनिए। अब अंतरा आपको सुना रहा हूं मैं, शराफत हसन खान साहब ने मुझे सुनाया। लहंगा उलाए, दुपट्टा उलाए, नाड़ा न लाए लटकाए बेखूं। और ये जो नाड़ा न लाए लटकाए बेखूं था, तो अब तो वाह भैया फैयाज खां, वाह भैया फैयाज खां, नेक और शराफत हुसैन खान साहब बता रहे थे कि अब वो नेक और लोग करे जाएं, और खान साहब एक के बाद एक नए नए राग में उनको वो चीज पेश कर रहे थे। तो इस तरह थे खान साहब मौसीकी के समंदर। अब देखिए इसके बहुत अर्थ बनते हैं इस एक बंदिश के। मैं उस अर्थ की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। मैंने वादा किया है कि मैं इसका अर्थ विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन एक अर्थ इसका बनता है। और चूंकि यहाँ संगीतज्ञ बैठे हुए हैं, तो मैं खासतौर से उनकी ओर मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूं कि ये जो बंदिश है हम लोगों को अश्लील लग सकती है, और कुछ ऐसा है कि बंदिशें तो बनती थी ऐसे, जैसे हमारे यहाँ होली होती है ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर में होली के मौके पे सड़क पे निकलते थे और अपनी वो होलियां गाते थे जो कभी छपवाते नहीं थे, कभी भी थे। वो सिर्फ किताब के लिए और होली के मौके के लिए थी। मैंने जब ये बंदिश सुनी तो मुझे कुछ चीजें याद आई। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को ये जानकारी है वो कम से कम उस तरह की बंदिशें, उनका एक संकलन तो तैयार करें। हम तो देखिए ऐसे बुरे वक्त में आ गए हैं, श्लील और अश्लील का ऐसा झंझट हमने पाल लिया है कि मालकोस की एक बंदिश हुआ करती थी, बड़ी पॉपुलर बंदिश उस जमाने में होती थी। हाँ, पैया परूंगी पलंगा न चढ़ूंगी। अरे सॉरी अब हाँ, अरे वो तो गुनगुनाते ही। हाँ, तो ये जो जयदेवंती की ये इतनी पॉपुलर बंदिश, पैया परूंगी पलंगा न चढ़ूंगी, इस तरह की बंदिशें अब खत्म हो गई। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं मित्रों। बड़े लोग याद आ रहे हैं, ऐसे लोग याद आ रहे हैं जिनके अब नाम लेने वाले नहीं बचे, तो उनकी बात नहीं करूँ। बस इतना बता दूं कि एक बार बुद्धदेव दास गुप्ता जी सूरत आए थे, तो स्पीक मैके के उसमें मैं ऑर्गेनाइजर्स में था, तो उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि एंड सर, I had the privilege of hearing your guru. He said, what, my guru?
You heard my Guru? I said, yes. You know the name of my Guru? He said, I'm telling you, I heard him. Radhika Mohan Moitra ji. He said, you heard my Guru. I thought everyone had forgotten him. और अपने चेले से बोले, तुम्ही जानी ए आमार गुरुर बंधु। अब देखिए कि क्या हो गया है। बड़े बड़े कलाकार, उनको हम भूलते जा रहे हैं। बातें बहुत हैं कहने को। धन्यवाद। We should move to the front, na, to be able to see yours. I think so. तुम और मुझे लगा कि there's a lot to share which I would like to share, there are things which are pictorial as well. तो हमारी संस्कृति में हम सभी बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमेशा ही हम जब बोलते हैं हमारे बातचीत में हम अपने गुरु को सेंटर पॉइंट पे लाते हैं। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल दैट माय गुरु फर्स्ट माय मदर एंड आई विल कम बैक व्हाई आई एम सेइंग दैट शी इज माय गुरु एंड माय फादर इज हियर। So it is very interesting that why we are again and again coming back to our focal point, Guru. So each one of us, when we speak, we are coming back there. So again, that there's a big portion of that memory which is attached to Guru. When we are talking of any vidya, which is a मौखिक विद्या, जो एक ऐसी विद्या है जो कि जनरेशन से आती है और जो सीना ब सीना तालीम से वो एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने गुरु से सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको थोड़ा सा विभाजित करने की कोशिश की, क्योंकि सीखना जो है केवल गुरु के सामने बैठकर सीखना ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में दोनों ही प्रकार से। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको समझ है, और वैसे भी एक सीमा तो गुरु दे सकता है, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। You have to learn how to take it out from him. So I thought that these are all the aspects which, for example, a sadhak like me, I have been using, and I have been very fortunate क्योंकि I think my ancestors were very very forward because of many reasons, and I will come back to that. So हम सबसे पहले जो सीना व सीना तालीम है उस पे आते हैं, जो कि हमारी जो फंडामेंटल प्रक्रिया है गाना सीखने की, वे वी आर अपने हम इसको आगे कैसे ले जाते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा कुछ बता दें, कोशिश करती हूँ। यस, तो हमने तो छुटपन से देखा है कि किस प्रकार से नाउ दिस मेमोरी गोज बैक, क्योंकि हमने अपने पिताजी को देखा है कि इवन व्हेन ही वाज 50 ही वाज स्टिल लर्निंग, they would still talk about music. तो घर में और क्या चर्चा हो रही है, it's about music. घर के बरामदे में बड़े पंडित जी बैठे हुए हैं हमारे, यानी कि तबले पर मेरे चाचा जी हैं और वो गा भी रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि केवल गाना नहीं है, विविध रूप के इंस्ट्रूमेंट्स भी आप बजाइए। तो अनेक घंटे हमने अपने पिताजी के साथ जो है एज अ यंग किड इन माय समर्स, मेरा सबसे पहला काम होता था सुबह जब पिताजी 11 बजे रियाज करेंगे तो आपने अपना तानपुरा छेड़ना है। तो उस समय पे लेडीज जो जेंट्स तानपुरे का विड्थ बड़ा होता है तो हाथ दुखते थे, पर यू नो एक बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्लेजेंट मेमोरी है, प्लेजेंट मेमोरी दैट यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक। इफ यू आर टायर्ड यू आर ऑल्सो अलाउड टू गो, so that's another memory. So that gives a very very pleasant feeling of association. तो ये ऐसे हम अनेक बार जो हैं अपने दादाजी के साथ बैठकर
और अगेन नाउ नियर द मेमोरी कि बिकॉज आई वॉज द आई हैव 2 elder brothers, बट पिताजी हमें गाना सिखाते थे काली 5 में, यानी वो फीमेल स्केल में वो आकर वो सिखा रहे हैं. ही कुड वेरी वेल टीच मी इन C sharp जो कि मेल पिच है. तो ये हमने वो मेमोरी से आता है कि भाई स्टूडेंट के लिए जो इजी रहेगा वो उस प्रकार से उसको किस तरह से करना है वो हम सीखते हैं. और अब हम आते हैं, मैं जो किताबों की बात कर रही थी, विच इज़ हैंड रिटन टेक्स्ट. नाउ हमारे बुजुर्गों ने अनेक चीज़ों को लिखित रूप में दिया है. ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज द हैंड राइटिंग ऑफ माई ग्रैंडफादर, और उन्होंने बंदिश लिखी हुई है. तो बंदिश हमें कैसे सिखाई जाती थी कि बेसिकली ढांचा है बंदिश का. तो ये बाद में हुआ कि भाई इसको यहाँ उसका यहाँ ये है वो है ये है, यहाँ उसका तीसरी मात्रा है चौथी मात्रा है. परंतु जो जैसे विलंबित ख्याल है वो आपको एक ढांचा सिखाया जाता है. जब क्योंकि वो ढांचा सिखाया जाता है तो मान लीजिए किसी तबला प्लेयर ने तिलवारे को थोड़ा सा फास्ट लिया तो आप उसमें भी उसको निभा देंगे. और भी फास्ट किया, मान लीजिए 24 की जगह उसको 48 ही आता है एक ताले में, तो हम वो भी गा देंगे. वो इस वजह से है कि हम उसको हमें वो मेमोरी में है कि उसको किस प्रकार से उसको निभाना है, वो ढांचा क्या है. सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट दैन फॉर एग्जाम्पल अभी जो इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन है जहाँ पर कॉम्पोजिशंस में बच्चों को ये सिखाया जाता है भाई तेरे को यहाँ से उठाना है, ये मात्रा है तेरी और तेरे को यहाँ से तिहाई लेनी है. उसकी जगह जो मेमोरी में अगर आप देखें कि उसको ढांचा अगर सिखाया जाए तो वो बरोबर बिल्कुल वो जगह पे आती है बात. सो this is just a thought, you know, and in my own experience, because many places we don't get tabla players with you know, with जो अछूब या कम बजाने वाले ताल जो बजा पाते हैं, तो वहाँ हमें जो मुश्किल होती है वो then this comes at a rescue, because अगर उनको 48 ही आता है फिर हम उसमें गा देते हैं, अब क्या करेंगे. तो so just wanted to show this. So we have also learned, so my memory goes back from when nursery I used to come home and I was in St. Mary's School. I would come home and I would spend 1 whole hour just singing all the songs that were taught in the school. And then my mother would teach me all the lot of these simple compositions. Eriali piya bin avaguna kijiye, badma more tore sang, छोटी ऐसे compositions. तो खेल में वो सिखा भी दिया और उसके बाद हमको कभी भी उसको देखने की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो इट इज़ इच्ड इन द मेमोरी, एब्सोल्युटली इच्ड इन द मेमोरी. और उसके बाद जब हम हायर इसमें आए तो हमारे पास रेफरेंस है कॉम्पोजिशंस का, हमारे पास रेफरेंस है नोटेशन का, जो कि ये पंडित एकनाथ पंडित जी के जो किताबें हैं उसमें उन्होंने केवल कॉम्पोजिशंस के बोल लिखे हैं एक के बाद एक. सो दैट गिव्स, ये शंकर पंडित जी विच इज़ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, ये मोड़ी लिपि में आप देखेंगे ये चीज़ें हैं. तो मोड़ी लिपि में हमने उस बहुत चीज़ों को संग्रहित करके रखा हुआ है. ये गणपत राव पंडित जी की चीज़ें हैं. तो बड़े पंडित जी ने जो नोटेशन फॉर्म है कि उसको किसी भी कॉम्पोजिशन को उन्होंने नोटेटेड किया, और जैसे कि 1924 में पहली किताब और उसके बाद 8 किताबें उन्होंने लिखी, यानी कि उस समय तक नोटेशन तैयार थे, बच्चे उसको रेफर कर रहे थे. एंड अगेन विच इज़ वेरी नाइस, एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज right from the beginning, and I have seen with all my Guru Bandhus that they are allowed to record, they are allowed to write. So this is a great thing because today the technology gives us the opportunity to do all this, then why not? So today we have these old compositions. और मैं एक इसके बहुत important aspect पे आऊँगी. तो ये किताबें जो हैं notated form में available हैं. मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्पोजिशन दिखा रही हूँ. ये संगीत प्रवेश भाग 1 का है. अब इसमें राग दरबारी की ये कॉम्पोजिशन है. अब मैं इसे क्यों आपको बता रही हूँ, ये
जब कोई भी स्टूडेंट है, वो जब एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि मान लीजिए 15 साल से सीख रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क है? और एक गुरुमुख से सीखी हुई विद्या का क्या फ़र्क है, और मान लीजिए आपने एक स्कूल में जाकर सीखा है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कोशिश करती हूँ उसको गाने की, इजाज़त। तो अब इस कॉम्पोजिशन में कहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गंधार पे किस प्रकार से आंदोलन करना है, कितना करना है, कितना झूलना है। मुबारक दिया। दूसरी बात, कोई भी कॉम्पोजिशन जब आप सीखते हैं गुरु से तो आप समझते हैं कि कॉम्पोजिशन जो है वो राग, शब्द, द लिरिक्स, और तीसरी बात जो मैनेजमेंट करना है वो है आपका ब्रेथ, क्योंकि उसको आप किस प्रकार से रखेंगे। अब मान लीजिए आपने लयकारी सीखी है, अब लयकारी सिखा तो नहीं सकते आपको, ये तो इंडिकेटिव है, आप करिए करिए गिरिए करिए गिरिए करिए गिरिए, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट यू विल लर्न। तो ये चीज़ें आपको फिर वो याद रहती हैं कि गुरु जी ने ये कहा था, गुरु जी ने वो कहा था, अच्छा यहाँ पर मैं उसको किस प्रकार से मैं उसको लूँगी, या किस प्रकार से मुझे उसको लेना है, यहाँ बहलावा आएगा, कैसे आएगा वो। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ऑफ why we go to a guru, for example, and what is the difference if we don't go to a guru and just learn from a book. You can learn from a book. Now, for example, जो 500 बंदिशें पंडित भातखंडे जी को क्रमिक पुस्तक मालिका के लिए दी गई, उसमें बहुत से चेंजेस हुए, उसमें अनेक चेंजेस हुए, और जो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिस प्रकार से टकसाली कॉम्पोजिशन हम जिस तरह गाते हैं, उनमें अनेक दूसरे भी रागों की छाया आती है। दैट इज द वे हाउ द कॉम्पोजिशन वाज केप्ट, यू नो, वो उस तरह से रखी गई है, उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं। पर ठीक है, भारत है, यहाँ पर होता है, ठीक है। वी डोंट हैव कॉपीराइट्स वेरी मच इन प्लेस इन आवर कंट्री, अनफॉर्चुनेटली। ये चीज़ आप मोज़ार्ट की कॉम्पोजिशन को करके देख लीजिए, आप वहाँ की कॉम्पोजिशन को आप चेंज करके देख लीजिए और फिर देखिए, इज दैट अलाउड इन देयर कल्चर। सो दिस इज जस्ट अ थॉट, यू नो, एंड just to kind of share with you. Now I am coming to the next aspect, and which is of the संगत with the Guru. हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इन वन ऑफ द एक इंटरव्यू था दादाजी का, तो उनसे पूछा गया कि कोई एक परंपरा का है, उसको कैसे माने ये परंपरा का। उन्होंने कहा कम से कम एक तप तो सीखा हो शिष्य से। एक तप माने क्या? 12 साल, कम से कम 12 साल तो हो भाई, तुम एक गुरु के सानिध्य में हो, उनके आसपास हो, और तब जाके कुछ तो सीखोगे। केवल बंदिशें और राग doesn't constitute music. There are many other things
beyond that. So संगत क्या है? ये संगत आती है जब आप अपने गुरु के पीछे बैठ के जब गाते हैं, वो एक तालीम है, and that is a memoir, a memory that comes which you will always remember. And for example, I remember my father telling me that मैं जब छोटा था मेरे को उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं घबरा गया, मुझे वो राग नहीं सिखाया था, तो उन्होंने कहा नहीं बस इसमें ये कर देना और ये राग बन जाएगा. So this is what a beautiful way to remember. So now I remember, okay, अच्छा इसमें ये कर देने से वो राग बन जाएगा. तो अपने हम सभी जो है अपने गुरुओं के पीछे बैठते हैं. और दूसरा है गुण चर्चा. ना लर्निंग थ्रू गुण चर्चा. अभी गुण चर्चा क्या है? Now when you are with your guru and then he is talking, we were talking about anecdotes. चंद्रा साहब ने इतनी अच्छी बातें बोली, इरफान जी ने इतनी सुंदर बोली, सुधा बहन ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली. तो what are these anecdotes, you know? When जब आप उस सानिध्य में हैं, then these are things which are etched in your memory. So अब ये जैसे कि एक गुरुवार सभा चल रही है, गुरुवार सभा में स्वयं पंडित जी गा रहे हैं और there's so much of learning, there's so much of telling, you know, about things, about compositions. ऐसी अब देखिए ये एक this is another very very rare picture. तो इनमें गुण चर्चा होती है, इनमें अलग अलग बंदिशें निकलती हैं, इनमें अलग अलग एक ही राग की अलग अलग बंदिशें निकलती हैं. और उन गुण चर्चा के ना this is one of my pictures which I wanted to show, in which my grandfather is actually showing. इन्होंने मुझे वो रहमत खान साहब, निसार हुसैन खान साहब. So now why is this etched in my memory? Because he talks about भू गंधर्व रहमत खान साहब, and then he talks about निसार हुसैन खान साहब. कौन निसार हुसैन खान साहब? वो निसार हुसैन खान साहब जिनको जब when the Regency Council objected to the high salaries being paid to the musicians in Gwalior state, he resigned and he came to my great grandfather's house to live till he died. This is 34 years. For 34 years he lived in a house. Who will think about a वेद शास्त्र संपन्न घर में उस समय पे एक मुसलमान उस्ताद का घर में रहना, अपने आप को निसार भट्ट कहना, चोटी रखना, वरण भात भाजी पोड़ी खाना, you know, and we talking about, you know, social integration and all this. This was there long back. I'm so sorry, but तो ये सब चीजें हैं. This is a memoir now. तो अलग अलग प्रकार के जो हैं हमारे मेमोरीज. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीखना है वो गुरु के सानिध्य में. जो मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं being just a listener when my father is having a conversation and I'm just invisible, you know. So we all have done that as a sadhak, and we learn about a composition or say about rag ka ye roop. So that's a memory again. So for example, यमन में क्यों हम बंदिशें सीख रहे हैं? तो once my वेदी जी के साथ बातचीत चल रही थी and I was present, you know, with सुमति मुटाटकर जी कभी बातचीत होती, असद अली खान साहब के साथ बातचीत होती थी, कभी रहीम फहीमुद्दीन खान साहब के साथ पिताजी की बातचीत हो रही है. मैं वहाँ पे आराम से बैठ के ये सब बातों को आई एम ग्रास्पिंग ऑल दीज थिंग्स. तो क्यों है कि भाई हम गा रहे हैं यमन के ही अलग अलग रूप, खाली मैं मुखड़े मुखड़े गा रही हूँ. पलकन से मग एक और मुखड़ा लीजिए. मेरा मन बांध लीनो में
चौथा मान लीजिए, हाँ कहे सखी कैसे करी भरिए जीना ऐसे लालन के संग कहे सखी कैसे करी। अब द्रुत ख्याल हो तो कोई कहे कि भी इतने बंदिशें आप काहे को सीखते हैं भाई, इनमें राग छुपे हुए हैं, somebody said that, राग छुपे हुए हैं इनमें, इसीलिए सीखते हैं। That is importance. In Yaman, I think I know about 100 compositions. तो विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, लंगर तू कर जिन छियो, लंगर तू कर जिन छियो, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया मोरे गगरी ना भरन दे, मोरे गगरी ना भरन दे, मोरे गगरी ना भरन दे। अब गुणन कीजिए गुणी सन का, अब गुणन कीजिए गुणी सन, अब गुणन कीजिए गुणी सन। And this can go on. So एरी आली पिया बिना सखी, एरी आली पिया बिना सखी, कल ना पड़त मोहे घड़ी पल चिन दिन। अब मैं ये आपसे लयकारी की बात कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, लयकारी में शब्द और सांस, एरी आली पिया बिना, एरी आली पिया बिना, पिया बिना। नाउ अब जो हम कर रहे हैं वो कर्तव्य आपको दिखाना है शब्द को बरकरार रखते हुए, यानी एरी आली, एरी नहीं जाएगा, एरिया पिया बिना, एरी पिया बिना। तो ये जो आप सीखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थ्रू द गुण चर्चा, थ्रू द सीना बसीना तालीम, थ्रू लिसनिंग टू योर गुरु भाई बहन, थ्रू प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप। एंड जब आप गुरु चर्चा करते हैं और यू टेक द टाइम टू बी विथ योर गुरु, एंड आई कम बैक अगेन टू द सेम पॉइंट दैट वाई गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु एंड गुरु इज महेश्वरा इन आवर म्यूजिक। थैंक यू सो मच। अब अगर किसी के पास कोई तीखा जलता या बहुत ही विनोदपूर्ण प्रश्न हो तो करे, ना हो तो ना करे, ये जरूरी नहीं है। पर मैं बहरहाल आप प्रश्न सोचते हैं तब तक मैं भी 2-4 एनेक्डोट आपको सुना देता हूँ। पहला तो ये है कि पंडित कृष्णराव शंकर पंडित को पहली बार मैंने 16 बरस की उम्र में सुना था। सागर छोटा शहर था, वहां मैं रहता था। वहाँ एक रिंगे मास्टर थे, पंडित जी के शिष्य थे, जो मुझे बाद में पता चला, तब तो मैं जानता नहीं था। तब तक मैंने शास्त्रीय संगीत सुना ही नहीं था। सागर में कहाँ शास्त्रीय संगीत सुनने का मौका होता, और मैं ये सब रफीक, ये के.एल. सहगल, लता मंगेशकर, इन सब का शहनाई था। तो एक म्यूनिसिपल हॉल था, म्यूनिसिपल स्कूल का हॉल था, बहुत ही खराब एक्यूस्टिकली।
तो कुतूहलवश के मैंने कभी सुना नहीं है, तो एक बार पक्का गाना सुन लेते हैं। मैं पहुंचा। अब जिन्होंने पंडित कुशवाहा शंकर पंडित को देखा, वो लहीम शहीम गोरे चिट्टे, बहुत ही सुदर्शन वो बैठे हुए थे, और क्या उनकी शेर की सी आवाज थी, इतनी बुलंद। तो मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट बैठूंगा, और मैं बैठा रह गया, बल्कि मैं आज तक वहीं बैठा हूं। क्या बात। एक मानी। वाह। उसके बाद मेरा जो मन था, वो जो तथाकथित लोकप्रिय संगीत था, उससे जो अलग हुआ, सो अब तक नहीं लौटा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लक्ष्मण पंडित भी यहाँ हैं और उनकी बेटी भी यहाँ है, तो 3 पीढ़ी के लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा एक और प्रसंग था मल्लिकार्जुन मंसूर का। उसमें एक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था, और किसी ने पूछा कि पंडित जी कहते हैं कि जब दीपक राग गाते थे तानसेन तो चिराग जल उठते थे। तो मल्लिकार्जुन मंसूर ने उन सज्जन की तरफ देखा, बोले विचार अच्छा, अपने अनुभव में नहीं। तो जवाब हो गया। फिर रुके, फिर बोले मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं पहले एक आउट हाउस में रहता था। फिर पूछा आउट हाउस जानते क्या होता है? अंग्रेज अपने नौकरों के लिए अपने बंगले में आउट हाउस बनाते थे। 3 आउट हाउस थे, एक में मैं रहता, 2 में और दूसरे लोग रहते थे। कामकाजी लोग थे, चले जाते थे। मैं अपना रियाज तभी शुरू करता था कि वो जब चले जाएं, ताकि उनके काम में कोई दखल न पड़े। और उधर वाले के पास एक गाय थी जो वो खुली छोड़ देता था। जब मैं रियाज करने बैठता था तो वो गाय आ जाती थी और दरवाजे पर खड़ी रहती थी जब तक मैं रियाज करता रहता। मेरा इतना अनुभव है। क्या बात। इन्हीं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का एक प्रसंग आप लोग जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे। कहीं गा रहे थे तो उन्होंने कोई तान ली, तो कोई एक खड़ा हो गया। ये पुणे में हुआ होगा कि वहीं इस तरह के खड्डूस होते हैं। तो कोई खड़ा हो गया, तो उसने कहा कि पंडित जी ये भुर्जी खां साहब तो ऐसे थे। बोला बसा बसा, मैं बताता हूँ भुर्जी खां साहब कैसे तान लेते। तो उन्होंने तान लेके बताई, और फिर कहा कि मैं भुर्जी खां साहब का शिष्य हूँ, उनका स्टेनोग्राफर नहीं हूँ। तो ऐसे एनेक्डोट्स जो हैं मेरे पास तो करीब 100-150 हैं तरह तरह के, और क्या क्या उसमें होता था। पर बहरहाल अब किसी को मन में कोई प्रश्न आया क्या? हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिएगा, सिर्फ अपनी राय वाय मत दीजिएगा। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमने स्मृतियों की बात की और स्मृतियों का के योगदान पे बात किया, तो क्या म्यूजिक आज भी इवोल्यूशन के थ्रू अभी हमारे तक की म्यूजिक यहाँ पहुंची है, जो भी उसमें एक डेवलपमेंट होता है, क्या ये हमारी स्मृतियाँ और इस तरह के एच्ड इन मेमोरी जो हम रहते हैं संगीत की अपनी परंपरा में, ये हमें आगे इसके इवोल्यूशन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करती है या नहीं करती? मेरी जिज्ञासा है। आपने कुछ मेमोरी वगैरह ये उधर से ले लीजिए। थैंक यू। मेरे ख्याल में बाधा तो उत्पन्न नहीं करती है, इट जस्ट गेट्स एडेड ऑन एज येट अनदर लेयर। जैसे एनेक्डोट में होता है, जैसे तालीम में होता है, द म्यूजिक कीप्स इवॉल्विंग over a period of time through the interactions between the generations, and between the guru and the shishya are also between generations, right? So I think it gets added on as a layer to further our understanding, and it is one of those things which like Roland Barthes, the great linguist, said that we never reach the meaning of anything, we only approximate towards it. So all of these journeys are a kind of a journey towards reaching the meaning, and
the meaning is forever a mirage in a sense, but it is experienced in our lifetimes. And what we think we have experienced, the next generation aims and aspires to go beyond it. So it's that kind of a process. Anything else? Yeah, please. I have a somewhat side question. That is the following one. When you say music and memory, some people said when you're walking, you're thinking of all kinds of things. But you're a really happy man, you're singing something in your mind. And Mark Twain had an article in which he said he heard the ditty, punch, punch in the presence of the passenger, conductor punch. And after he heard it, it won't go away from his mind at all. And similarly, my personal experience tells me that when I hear Saigal song or some Carnatic music which I like, it is always playing in my mind. Is this some way explainable by this kind of discussion? Oh, I don't know. In fact, has not been explained so far in the last 1.5 hours. I can't venture into explaining it. I don't know whether this is scientific or not, but if Homo sapiens lose their musical memory, they will be dead as Homo sapiens. They will become other varieties of animals, although perhaps some animals also have a musical memory, hopefully, but at least we are defined critically and crucially and uniquely by musical memory. Well, with that we come to an end of the session. Thank you very much for being here. And may I present all of you come so that I present you flowers on behalf of the audience. They are in a hurry to go because by now the samosa has been imbibed.